नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश हो, यूपीआई हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो या क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में है। एक गलत कदम और नोटिस आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं, आपका दोस्त, आपको 4 ऐसे सुनहरे नियम बताने जा रहा हूं जो आपकी जेब और दिमाग दोनों को नोटिस के झंझट से बचाएंगे। तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम 4 सवालों के जवाब देने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाएंगे। पहला, कैश ट्रांजैक्शंस की कितनी लिमिट है जिससे नोटिस से बचा जा सके। दूसरा, यूपीआई ट्रांजैक्शंस की कितनी लिमिट है। तीसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स की कितनी लिमिट है। और चौथा, क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मैं तो टाइम पर टैक्स भरता हूं, फिर नोटिस क्यों आएगा। लेकिन सुनिए, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ खास ट्रांजैक्शंस को बहुत बारीकी से मॉनिटर करता है, और अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो नोटिस का खतरा हमेशा रहता है। इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो हमने कई सोर्सेज से इकट्ठा की है, जैसे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद एक खास डॉक्यूमेंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा कई जगहों से छोटी छोटी जानकारी जुटाकर इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया गया है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस की। भाई, ये वो चीज है जिस पर सरकार की टकटक नजर रहती है, जैसे बिग बॉस में कैमरा। पिछले 8-10 सालों से सरकार कैश का इस्तेमाल कम करने में लगी है। तो अगर तुम कैश में लेन देन करते हो तो समझ लो, हर ट्रांजैक्शन को हेवीली मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन कितनी लिमिट तक तुम सेफ हो, चलो इसे अच्छे से समझते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस 2 तरह के अकाउंट्स में होती हैं, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। दोनों की लिमिट्स अलग हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सेविंग्स अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन। सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट है 10 लाख रुपए हर साल। यानी तुम 1 साल में 10 लाख तक कैश जमा कर सकते हो और 10 लाख तक निकाल सकते हो। लेकिन यहां ट्विस्ट है भाई, अगर तुम 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या निकालते हो तो वो भी चलेगा, बशर्ते तुम्हारे पास उसका पक्का प्रूफ हो। प्रूफ मतलब वो पैसा कहां से आया, कहां गया, उसका पूरा हिसाब। अगर प्रूफ नहीं है तो इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज देंगे और पेनल्टी भी ठोक देंगे। रुक जाओ भाई, ये पेनल्टी कितनी होगी, और अगर प्रूफ दे दिया तो क्या होगा। ये सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर घूम रहा है ना? तो जवाब सुनो, और अगर ये टिप्स काम के लग रहे हैं तो कमेंट में पेनल्टी लिख दो, ताकि मुझे पता चले तुम मेरे साथ हो। पेनल्टी और टीडीएस की बात, अगर तुम 10 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हो और प्रूफ है तो सरकार टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लगाएगी। अब ये टीडीएस कितना होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर टाइम पर फाइल करते हो या नहीं। चलो एक मिसाल से समझते हैं। मान लो तुमने 1 साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश निकाले। अगर तुम आईटीआर टाइम पर फाइल करते हो तो सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट यानी 10 लाख पर 2% टीडीएस देना होगा, यानी 20,000 रुपए। लेकिन अगर तुम आईटीआर टाइम पर फाइल नहीं करते तो बात गंभीर हो जाती है। उसी 1 करोड़ DH 10 लाख के केस में 20 लाख से 1 करोड़ यानी 80 लाख पर 2% टीडीएस यानी 1,60,000, और 1 करोड़ DH से ऊपर के 10 लाख पर 5% टीडीएस यानी 50,000। कुल मिलाकर 2,10,000 रुपए की पेनल्टी। अब तुम सोच रहे होगे, यार इतनी पेनल्टी से तो अच्छा है 10 लाख की लिमिट में रहें। लेकिन रुक जाओ भाई, यहां एक और ट्विस्ट है। 10 लाख की लिमिट में भी कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है। तो चलो वो भी चेक कर लेते हैं। और अगर ये वीडियो अब तक मस्त लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे और धमाकेदार बातें आने वाली हैं। सेविंग्स अकाउंट में कैश की रेस्ट्रिक्शंस। पहला रूल, तुम्हारी सिंगल कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ऊपर है तो प्रूफ देना होगा। और अगर रियल एस्टेट का सौदा है तो लिमिट और सख्त है, सिर्फ 20,000 रुपए। हाँ भाई, रियल एस्टेट में 20,000 से ज्यादा कैश नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार जानती है कि इस फील्ड में ब्लैक मनी का खेल बहुत है। ज्यादातर लोग रजिस्ट्री की कीमत 50-60% कम दिखाते हैं ताकि टैक्स बचे। इसीलिए ये सख्त नियम।
करंट अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शंस। अब अगर तुम बिजनेस करते हो और करंट अकाउंट यूज करते हो तो लिमिट है 50 लाख रुपए प्रति साल, यानी सेविंग्स अकाउंट से 5 गुना ज्यादा। लेकिन यहां भी एक रूल है, अगर तुम एक दिन में 10,000 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो उस खर्च को अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। भाई एक बात याद रखना, ये सारी लिमिट्स सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पर हैं। अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट या बैंक ट्रांसफर करते हो तो कोई लिमिट नहीं। तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ डीएच, 5 करोड़ डीएच या 10 करोड़ डीएच हो, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते पैसा जेन्युइन हो। तो भाई कैश ट्रांजैक्शंस की बात हो गई। अब तुम बताओ, तुम कितना कैश यूज करते हो? कमेंट में जरूर लिखो, और अगर ये टिप्स काम के लगे तो अभी लाइक बटन दबा दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल, यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है? अब बारी है यूपीआई की। भाई आजकल तो यूपीआई हर जगह चलता है, चाय की टपरी से लेकर क्रिकेट बैटिंग तक। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर भी इनकम टैक्स की नजर है? हाँ, अगर लिमिट क्रॉस हुई तो नोटिस तुम तक भी पहुंच सकता है। तो चलो समझते हैं कि यूपीआई की कितनी लिमिट है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट, अगर तुम एक साल में 50,000 रुपए से कम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हें नोटिस नहीं भेजेगा। लेकिन ध्यान दे, ये 50,000 की लिमिट डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को मिलाकर है, यानी तुमने जितना पैसा भेजा और जितना लिया वो सब काउंट होगा। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो इस लिमिट में नहीं आती। अगर किसी ने तुमसे उधार लिया और यूपीआई से वापस कर रहा है तो वो ट्रांजैक्शन 500 रुपए तक काउंट नहीं होगी। लेकिन भाई आजकल कौन 500 से कम यूपीआई करता है? ज्यादातर लोग तो लाखों की ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शंस 500 से ज्यादा हैं तो क्या करोगे? चलो वो भी समझ लेते हैं। 500 से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस, अगर तुम्हारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस 500 से ज्यादा हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, बशर्ते ट्रांजैक्शंस जेन्युइन हो। मान लो तुमने एक साल में 2 लाख की यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, जैसे दुकानदार को पेमेंट या ऑनलाइन शॉपिंग। इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारी ट्रांजैक्शंस को तुम्हारे आईटीआर से मैच करेगा। अगर तुम्हारी आईटीआर 2 लाख से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आईटीआर 2 लाख से कम है तो डिपार्टमेंट को शक हो सकता है और नोटिस आ सकता है। रुक जाओ भाई, यहां एक बड़ा अलर्ट है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीआई से कैशबैक और रिवॉर्ड्स कमाते हैं। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो कमेंट में कैशबैक लिख दो और चलो इसकी डिटेल में जाते हैं। कैशबैक और रिवॉर्ड्स पर टैक्स। भाई आजकल स्टूडेंट्स और कई लोग कैशबैक और रिवॉर्ड्स के चक्कर में ढेर सारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। कुछ तो इसे साइड इनकम बना लेते हैं। लेकिन यहां पकड़ डीडीडीएच है। अगर तुम एक साल में 500 रुपए से ज्यादा कैशबैक या रिवॉर्ड्स कमाते हो तो उस पर टैक्स देना होगा। हाँ, ये कैशबैक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में काउंट होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। और सिर्फ यूपीआई नहीं, अगर तुम पेटीएम, फोन पे जैसे ई वॉलेट से रिवॉर्ड्स कमाते हो तो उस पर भी सेक्शन 562 के तहत टैक्स लगेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम्हारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस 20 लाख से ज्यादा हो जाती हैं तो जीएसटी भी देना पड़ेगा सकता है। हाँ भाई, अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शंस 20 लाख से ऊपर हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट मान लेता है कि ये तुम्हारा बिजनेस टर्नओवर है। फिर तुम्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और टाइम पर जीएसटी भरना होगा। अब तुम सोच रहे होगे, यार मैं तो बस कैशबैक के लिए ट्रांजैक्शंस कर रहा था। लेकिन गलती से लिमिट क्रॉस हुई तो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के चक्कर में फंस सकते हो। अगर तुम स्मॉल बिजनेस ओनर हो और तुम्हारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस लाखों में हैं तो मेरा सुझाव है, सारी ट्रांजैक्शंस को सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दो। क्यों? क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में 10,000 से ज्यादा की दैनिक ट्रांजैक्शन तुम्हें इनकम टैक्स रडार पर ला सकती है, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी ट्रांजैक्शंस आईटीआर से मैच करें। तो भाई यूपीआई की बात हो गई। अब तुम बताओ, तुम कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो? कमेंट में शेयर करो, और अगर ये टिप्स मस्त लगे तो अभी शेयर बटन दबा दो। चलो अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल, फिक्स्ड डिपॉजिट्स की लिमिट क्या है? अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स की। भाई ये तो हर कोई करता है, चाहे सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए हो या टैक्स बचाने के लिए।
लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एफडी पर भी इनकम टैक्स की नजर है? हाँ, अगर लिमिट क्रॉस हुई तो नोटिस तुम तक भी आ सकता है। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। एफडी की लिमिट अगर तुम्हारी कुल फिक्स डिपॉजिट्स एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा हैं, तो बैंक उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। ये जानकारी सीधे इनकम टैक्स वेबसाइट से ली गई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर तुम्हारी एफडी तुम्हारी इनकम माइनस खर्चे से मैच करती है, तो नोटिस का टेंशन नहीं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी सालाना इनकम 50 लाख है और खर्चे 20 लाख, तो 30 लाख की एफडी जेन्युइन मानी जाएगी। लेकिन अगर इनकम 5 लाख है और एफडी 20 लाख की, तो डिपार्टमेंट को शक हो सकता है। अगर नोटिस आए और तुम जेन्युइनिटी प्रूफ कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई, एफडी की बात समझ आए? अगर हाँ, तो कमेंट में एफडी लिख दो। और अगर ये वीडियो अब तक मस्त लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आखिरी सवाल और धमाकेदार है। चौथा सवाल, क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? अब आखिरी सवाल, जो शायद सबसे जरूरी है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट। भाई, आजकल क्रेडिट कार्ड तो हर किसी की जेब में है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड खर्चों पर भी इनकम टैक्स की नजर है? अगर लिमिट क्रॉस हुई तो नोटिस तुम तक भी आ सकता है। तो चलो इसे समझते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट, अगर तुम एक साल में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हो, तो तुम्हारा अकाउंट इनकम टैक्स रडार पर आ सकता है। डिपार्टमेंट पहले तुम्हारी इनकम डिटेल्स फॉर्म 16AS से चेक करेगा और फिर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड खर्चों को तुम्हारी कुल इनकम और खर्चों से मैच करेगा। यहां 3 केस हो सकते हैं। पहला केस, तुम्हारी इनकम तुम्हारे खर्चों से बहुत कम है। मान लो सालाना इनकम 7 लाख है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से 25 लाख खर्च किए। इस केस में नोटिस पक्का आएगा। दूसरा केस, तुम्हारी इनकम खर्चों से ज्यादा है। मान लो इनकम 50 लाख और क्रेडिट कार्ड खर्च 10 लाख। इस केस में डिपार्टमेंट कुछ डिटेल्स मांग सकता है, लेकिन अगर खर्चे जेन्युइन हैं तो टेंशन नहीं। तीसरा केस, तुम्हारी कोई इनकम नहीं, लेकिन तुम क्रेडिट कार्ड से मनी रोटेशन कर रहे हो, जैसे एक कार्ड का बिल दूसरे से भरना या कैशबैक के लिए ढेर सारी ट्रांजैक्शंस। ये स्टूडेंट्स ज्यादा करते हैं। इस केस में तुम इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के जाल में फंस सकते हो। भाई, अगर तुम तीसरे केस में हो तो फौरन एक अच्छा सीए या लॉयर ढूंढ लो, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शंस 20 लाख से ज्यादा हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है और पेनल्टी भारी हो सकती है। एक जरूरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि तुम्हारी फाइल मिनटों में पकड़ जा सकती है, और अगर मिस भी हो जाए तो 7 साल तक तुम पकड़े जा सकते हो। पेनल्टी तुम्हारी कुल इनकम की 50 से 60% तक हो सकती है। तो रिस्क मत लो, ट्रांजैक्शंस जेन्युइन रखो। तो भाई, इस वीडियो में हमने चारों सवाल कवर किए: कैश, यूपीआई, एफडी और क्रेडिट कार्ड। अब तुम बताओ, कौन सा टिप तुम्हें सबसे मस्त लगा? कमेंट में जरूर लिखो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो भी नोटिस से बच सकें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।